हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दुर्गा कॉमिक्स में एक हॉरर कॉमिक्स जिसका नाम है शैतान आत्मा। शैतान आत्मा। कथानक व चित्रांकन वैशाली आर्ट, संपादक दीपक जैन, प्रकाशन दुर्गा पॉकेट बुक्स, ईश्वरपुरी, मेरठ 2। नीरज नारंग आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब वह इस हादसे से गुजरा तो बड़ी मुश्किल से उबर पाया। उसने इस बात को हमेशा के लिए अपने दिल में रख लिया। मुझे अपने शरीर में वापस जाना है। हे भगवान, मुझे शक्ति दे। ये बुरी आत्मा मुझे नहीं रोक सकती। बहुत देर हो गई नीरज। ये बूढ़ा थक गया है, उसका संपर्क टूट रहा है और अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगे। रात का समय था। राजधानी दिल्ली का भव्यतम इलाका ग्रेटर कैलाश, जहाँ रईस लोग रहते हैं, एक विशाल कोठी के आगे कुछ लोगों की भीड़ लगी है, क्योंकि इस कोठी में रहता है आत्माओं से साक्षात्कार कराने वाला व्यक्ति। मेरे ख्याल से ये सब बकवास है। ओ चलो भी नीरज, खूब मज़ा आएगा। ये सब आत्मा आत्मा का चक्कर छोड़ो रीटा, इससे अच्छा तो पिक्चर चलते हैं, वहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। नीरज नारंग साहब, आज की रात आपने मेरे ऊपर छोड़ा था कि मैं जैसे चाहूँगी वैसे बिताएंगे। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे ऐसी बकवास जगह लेकर आओगे तो मैं कभी भी नहीं आता। झगड़ो मत, वह इधर ही आ रहा है। कमरे की रोशनी मध्यम हो गई। सभी लोग शांत बैठ गए। सुई भी गिरे तो आवाज़ हो जाए, ऐसी शांति। और लंबा चौंगा पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। स्वागत है मित्रों, मेरा नाम जादूगर अनंतनाग है। आप लोग सत्य की खोज में आए हैं। ओह, क्या एक्टिंग है, वाह। अनंत, मैं तुम्हारे पिछली बार के प्रयोग से बड़ी खुश हूँ। क्या तुम एक बार फिर मेरी बिछड़ी बहन की आत्मा को बुला सकते हो? मैं इस बात की पक्की गारंटी तो नहीं लेता मिसेस लालवानी। आत्माएं खुद आती हैं, बस इन्हें तो मेरे होठों द्वारा बोलने का मौका चाहिए। कृपया आप लोग सब शांति से कुर्सियों पर बैठ जाएं और अपने हाथों की उंगलियों को खोल लें। आप सबके हाथों पर किसी की उंगली का स्पर्श होगा, ठीक? शुरू करें। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ प्रिय, यह फिल्म से ज़्यादा मज़ेदार है। नौजवान, कई लोगों के शरीरों पर आत्माएं आसानी से कब्जा कर लेती हैं। मैं भी उनमें से हूँ। अगर तुम्हें कुछ ना हो तो कृपया शांत रहकर सहयोग करने की चेष्टा करें। सॉरी। अनंत ने फिर से अपना प्रयोग शुरू किया। उसकी आंखें सुर्ख होकर जम गईं। अचानक ही उसकी आंखें धीरे धीरे मुंदने लगी। वह बड़बड़ा उठा, चले आओ, समय की दीवार को लांग जाओ। नीरज नारंग बड़े ध्यान से उसके क्रियाकलापों को देख रहा था। जैसे ही अनंत ने बोलना बंद किया, उसे अजीब सा अनुभव होने लगा। मुझे क्या हो रहा है? मैं हिल ही नहीं सकता। मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। और फिर देखते देखते नीरज नारंग की आत्मा उसके शरीर से निकलकर हवा में आ गई। नीरज हैरान था। अरे ये क्या? मैं तो सामने कुर्सी पर बैठा हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, सब कुछ साफ है। हे भगवान! और मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। मैं भी आत्मा बन गया हूँ। जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। नीरज की आत्मा इस पृथ्वी से होते हुए ब्रह्मांड में निकल गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे 5 अनोखे जीव उसके पीछे लग गए, जो उसे ढकेल रहे हैं। पृथ्वी से बाहर निकल आया मैं सभी लोगों और शहरों को देख रहा हूँ। ये तो। और फिर अचानक ही उस संपर्ककर्ता के मकान में उन 5 बुरी आत्माओं ने नीरज नारंग की बॉडी को घेर लिया और बर्बादी, मौत, आतंक। तुम्हारा स्वागत है नीरज। मैं पागल हो जाऊंगा। ये सच नहीं है, सिर्फ सपना है। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि अब तुम हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुके हो। हम मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। तुमने अपना ये सांसारिक चोला छोड़ दिया है। अब ये मेरा नहीं। तू रटो। तुम मेरे शरीर में नहीं रह सकते। तुम भला मुझे कैसे रोक सकते हो? अब तुम मर चुके हो। एक बार तुम अपने शरीर से निकल चुके तो हमेशा हमारे साथ रहना। गुड बाय। हो न नहीं, रुको। अनंत नाग, अनंत जाग रहा है। ओह, आज मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं फेल हो गया। मैं आज रात आत्माएं नहीं बुला सका। मैं तुम्हारे चेहरे देखकर बता सकता हूँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन हुआ है। मैं फंस गया हूँ। मुझे बचाओ अनंत, बचाओ। नीरज नारंग का चिल्लाना बेकार ही गया। अनंत ने उसे नहीं सुना, ना ही कोई जीवित व्यक्ति अब उसे सुन सकता था। उसने देखा कि उसके शरीर में रहने वाला शैतान रीटा को बाहर ला रहा है। वह वाकई में नकली है। तुम सच कह रहे थे प्रिय। मैंने तो पहले ही कहा था। नहीं नहीं, जाओ मत, वापस आओ। अब हम लोग क्या करें प्रिय? चलो इस पार्क का एक चक्कर ही लगाए आए। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे जाने दो। अभी मुझे ढेर सारे काम देखने हैं। हाँ, बहुत सारे काम। नीरज को जाने क्या हुआ, बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है। ओह, लगता है मुझसे नाराज़ है। सुबह उससे माफ़ी मांग लूँगी। रीटा डार्लिंग, मैं हूँ नीरज, यहाँ तुम्हारे साथ। तुम किसी और को रोक रही हो। सुनो तो। कोई फ़ायदा नहीं।
वह मुझे नहीं सुन पा रही। मेरा क्या होगा? सुनो, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेरा शरीर मुझे वापस करो। मेरे रास्ते से हट जा बेवकूफ़। मैं तुझ पर रहम करने वाला नहीं। अब अपनी बदकिस्मती पर बैठ कर आंसू बहा। ओह, मैं बर्बाद हो गया, मैं ख़त्म हो गया। हा 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 हा। रो और जोर से रो। हा हा हा। अब नीरज नारंग के लिए अनोखे अनुभव शुरू हो गए थे। अब उसने अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाया। भयानक, क्रूर, डरावने चेहरे उसका मजाक उड़ाने लगे। हा हा ही ही। तुम मर चुके हो, मर चुके हो। रुको, रुक जाओ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम बुरी आत्माएं हैं, हम खूनी हैं। हम लोगों ने आत्महत्या की है, हम लोगों ने बुरे कर्म किए हैं। हम लोग यहाँ अपने पाप कर्मों के कारण हैं। जब हम अपने किए की सज़ाएं लेंगे तो छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन तुम यहीं रहोगे। हा हा, हमेशा के लिए फंस गए। हा 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 हा। ये लोग सच कह रहे हैं। मैं बर्बाद हो गया। मैं इस जीवन मृत्यु के संसार में हमेशा के लिए फंस गया। उस बुरी आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया। मुझे किसी तरह इस जंगल से निकलना होगा। नीरज के दिमाग में योजना ने जन्म लिया। अगर सफल हुई तो ठीक, वरना हमेशा के लिए। बचपन में जब मैं सोया होता था तो परियां मेरे सपने में आती थी। क्यों ना मैं रीटा के सपने में आने की कोशिश करूं। और फिर एक रात बाद दूसरी रात नीरज की आत्मा सोई हुई रीटा के सपने में आने की कोशिश करती रही। प्रिय, सुनो, अनंत को वह सब जाकर बताओ जो मैं तुम्हें बताऊं। उसके घर जाओ। उम, उम। मैं उसके सपने में ठीक तरह से नहीं आ पा रहा। वह काफ़ी गहरी नींद में सोई है। लगता है वह सपने नहीं देखती। नहीं, शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ। मुझे अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगली सुबह जब रीटा अपनी ड्रेसिंग टेबल पर अपने बाल काटने बैठी तो उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। कितना अनोखा सपना देखा था मैंने। नीरज मुझे किसी चीज़ की चेतावनी दे रहा था। मुझे याद नहीं वह क्या था। शायद मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे देखना चाहिए कि क्या ठीक है। भगवान के लिए रीटा, तुम मेरे घर मत जाना, लेकिन कुछ ही देर में। वह घर पर ही है। मैं उससे पूरे हफ्ते नहीं मिल पाई। कितना व्यस्त आदमी है, मैं उसे आश्चर्य में डाल दूंगी। नहीं रीटा, नहीं। ओह, वो मुझे सुन ही नहीं रही। लेकिन खिड़की से सॉरी लेकिन लड़की से रुका नहीं गया। वह धड़धड़ाती हुई अंदर घुसी। वह सोच रही थी कि मेरा प्रेमी आश्चर्य में पड़ जाएगा। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी जासूसी? जवाब दो। नीरज, मैं प्लीज़, मुझे नहीं पता था कि तुम काम कर रहे हो। भागो यहाँ से, दोबारा वापस मत आना। मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें परेशान किया हो। गुड बाय। और बेचारी खूबसूरत रीटा हैरान परेशान सी घर से निकल गई। और फिर वह शैतान आत्मा जो नीरज नारंग के शरीर में घुसी बैठी थी, नीरज की आत्मा पर बरस पड़ी, जो ये सब देख रही थी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ मूर्ख। अगर उसने मेरे काम में टांग अड़ाई तो मार डालूंगा उसे। काम? तुम कैसे काम की बात कर रहे हो? ये मशीन देख रहे हो? ये मरी हुई आत्माओं को नर्क से वापस पृथ्वी पर लाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। नहीं रोक सकते मुझे। मुझे आनंद को सावधान कर देना चाहिए। लेकिन कैसे? अब नीरज की घबराई हुई आत्मा रीटा के पीछे पीछे उड़ चली, जो गुस्से से सड़क पर जा रही थी। जो आदमी मुझसे बात कर रहा था वह देखने में तो नीरज था, लेकिन शायद वह नहीं था। मैंने जो सपना देखा था, मुझे अनंत के पास जाना चाहिए। हाँ, जल्दी रीटा, जल्दी। शीघ्र संपर्ककर्ता के मकान पर। और तुमने देखा कि नीरज की आत्मा वह संदेश बार बार दोहरा रही है? हाँ, ऐसा लगता है जैसे शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे हो। शायद मेरा वहम हो, लेकिन आज मुझे पक्का यकीन हो गया। अनंत समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वह कुछ ही क्षणों में समाधि में लीन हो गया। शीघ्र ही संपर्क हुआ, लेकिन नया खतरा पैदा हो गया। अरे बुरी आत्माएं, ये कहाँ से आ गई? इन्होंने संपर्ककर्ता के इर्द गिर्द घेरा बना लिया है। दूर हटो, कोई फ़ायदा नहीं। सभी आत्माएं उसे ढकेलने लगी, अनंत से दूर ले जाने लगी। उसने उनका मुकाबला किया। मेरे रास्ते से हट जाओ बुरी आत्माओं, मैं अब भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। सुना मुझे। ओह, मैं कहाँ हूँ? वह जान गया। हो, हम फिर जीत गए, देखा? मुझे बताओ, क्या वाकई मेरा शक सही था? हाँ, मैंने उसे सुना। वह नर्क की दुनिया में कैद है और बहुत बड़े खतरे में है। हमें उसे किसी भी तरह से निकालना है। जो कोई भी नीरज के शरीर में घुसा बैठा है। सुना तुमने? अब भी मेरे लिए बचने का एक मौका है। चलो भाइयों, चलो। हम अपने मित्र को चलकर बताएं और उसे कहें कि वह जल्द से उस मशीन को बना ले जो हमें पृथ्वी पर ला सके। और फिर आधे घंटे बाद जब अनंत और रीटा नीरज के घर जाने के लिए निकले तो बाहर वह जीव उसका इंतज़ार कर रहा था। बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें पता चल गया कि तुम दोनों को मरना होगा। वापस जाओ, उसके हाथ में पिस्तौल है। हाँ हाँ, मार डालो उन्हें, मार डालो। रीटा, इस गमले का प्रयोग करो। मेरे दिमाग में एक आवाज़ गूंज रही है। ये तुम हो नीरज? गमला? हाँ हाँ, इसका प्रयोग करती हूँ। शाबाश, उसका रिवॉल्वर छीन लो जल्दी। मैं इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम कैसे मरोगे? मैं तेरा गला दबा दूंगा। मारो मारो। वह काफ़ी शक्तिशाली है। बचाओ। रीटा, कुछ करो, यहाँ खड़ी मत रहो।
रीटा अपने ख्यालों से एकदम बाहर आई और उसने उसके पीछे ज़ोरदार प्रहार किया। ठीक है, अब इसका शरीर मेज पर लिटाने में मेरी मदद करो। अनंतनाग ने तेजी से अपना काम शुरू कर दिया और नीरज नारंग की आत्मा को बुलाने लगा। नीरज नारंग, दूसरी दुनिया की दीवार तोड़ो, अपने शरीर में आ जाओ। उठो दोस्त, उठो, लड़ाई जारी रखो। अब तो नीरज की आत्मा का युद्ध शुरू हो चुका था। वह वापस जाने के लिए मुड़ा तो बुरी आत्माओं ने उसे घेर लिया। मैं अपना साहस खोता जा रहा हूँ, वे लोग आ रहे हैं, मार डालो भाइयों, उसे हमेशा के लिए तहखाने में डाल दो। आई! आखिरकार मैं आ ही गया, जल्दी से बाहर आ जा बेटा, मेरी मदद करो भाइयों, वो मुझे शरीर से निकाल रहा है। आई! तभी बूढ़ा संपर्क करता अपना दिमागी ध्यान खो बैठा और उसका ध्यान टूट गया। नीरज की आत्मा कमजोरी महसूस करने लगी। ओह अनंत, हे भगवान, नहीं, गिरो मत। हा, वह बेहोश हो रहा है और तुम हमेशा के लिए। लेकिन उस शैतानी आत्मा के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। नीरज ने अपनी पूरी शक्ति और ताकत लगा दी। निकलो मेरे शरीर से बाहर। आई! वह जाग रहा है। अनंत जी, क्या वह बदल गया? हाँ, मेरे ख्याल से उसने बुरी आत्मा से डटकर मुकाबला किया। शुक्र है वह बच गया, वापस आ गया। अनंत, यही है वह मशीन, इसे तोड़ने में मेरी मदद करो जल्दी। ओह, कैसी मशीन है ये? जब मैं एक बार नीरज से मिलने आई थी तो वह इस मशीन पर काम कर रहा था और मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ था। हो गया, बच गई दुनिया, हो गया। अब वह दुष्ट आत्माएं दोबारा यहाँ नहीं आ सकेंगी। मैं एक भयानक हादसे से निकला हूँ, एक खतरनाक जगह से वापस आया हूँ। चलो यहाँ से जल्दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रिय, हम इस बात का किसी को भी पता नहीं लगने देंगे, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और इस तरह नीरज नारंग उस मकान से अनोखे अनुभव लेकर लौटा। लेकिन शायद उसने इस धरती को बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचा लिया, जो पृथ्वी पर वापस आने का रास्ता बनाना चाहती थी। अब खतरा हमेशा के लिए टल गया। अनोखा डर। जयेश निरूला जानता था कि इस दुनिया को बर्बादी से बचाने का सामान उसके ब्रीफकेस में था, जिसे वह ले जा रहा था। किसी भी तरह से उसे ब्रीफकेस को शैतानों के हाथों से बचाते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था। क्या ये शैतान वाकई में थे जो उसका हर जगह पीछा कर रहे थे, या ये उसके दिमाग का वहम था? नहीं, दूर हटो, तुम इस ब्रीफकेस को मुझसे नहीं छीन सकते। कई महीनों से वे लोग इस पर काम कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ऐसे तथ्य, ऐसे प्रमाण जुटाने में लगी थी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए थे जो पृथ्वी की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी थे। और फिर वे डॉक्यूमेंट जेस नेरूला को, जो राजदूत था, दिए गए। लेकिन जेस नेरूला को क्या पता था कि नियति क्या खेल खेलने वाली है। जब वह सड़क पार कर रहा था, देखकर वह कार, तुम उसके नीचे आ जाओगे। ओ भड़ाम! जेस नेरूला के कानों में आवाज़ें सी गूंजी और उसका सर कार के बम्पर से बड़ी जोर से टकराया। कड़ाक! आप ठीक तो है ना महाशय? उसका मकत कार वाले ने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? क्या यही आपका ब्रीफकेस है? हाँ हाँ, उसे मुझे दो। इस व्यक्ति ने आपकी जान बचाई है, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठा। मेरा सिर, मैं कुछ कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहा, जबकि मुझे कुछ याद आ रहा है। शायद ब्रीफकेस के बारे में है वह। ओह, इस हादसे से शायद आपके दिमाग पर असर पड़ा है। आप कुछ देर रुकें, क्योंकि अभी एम्बुलेंस आती होगी, वे तो मैं हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ आप अपनी जांच करा लें। नहीं नहीं, धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। अपना दुखता सिर लेकर जयेश निरूला अपने फ्लैट पर पहुंचा और फिर वह अपने पुराने विचारों को पकड़ने की अधूरी कोशिश करने लगा। बस मुझे इतना ध्यान है कि इस ब्रीफकेस में ऐसा कुछ है जो मुझे कहीं पहुंचाना है। मौत से उस भीषण मुकाबले के बाद मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अगर मैं इस ब्रीफकेस को खोलकर चेक करूं तो मेरी बात का उत्तर मिल जाए। हे भगवान, ये डॉक्यूमेंट्स तो इस विश्व की सुरक्षा का मास्टर प्लान है। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गए तो क़यामत आ जाएगी। समय समाप्त हो गया जयेश, उन्हें हमें दे दो। ये क्या है? मैंने आवाज़ सुनी है, लेकिन कमरे में कोई और तो है नहीं। तुम शीशे में क्यों नहीं देखते जयेश निरूला? ये आवाज़ मुझे उत्तर भी दे रही है। लगता है ये कोई ट्रिक है, वही होगी। शीशे में मेरे चेहरे के अलावा और क्या हो सकता है? समय पूरा हो गया जयेश। ई! एक अनजाने भय से उसका दिल हिल गया। जयेश निरूला ने ब्रीफकेस उठाया और वह भाग पड़ा। वह उस शैतान से दूर चला जाना चाहता था जिसे उसने शीशे में देखा था। उस खरखरी आवाज़ ने उसके शरीर में झुरझुरी पैदा कर दी। दिमाग में खलबली मच गई। वह उस बरसाती रात में कितनी देर तक भागता रहा, ये वह खुद भी नहीं जानता था। अपने पीछे वह भय की लकीरें छोड़े जा रहा था। उसके कदमों की आवाज़ उस सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। वह राक्षस मेरा पीछा कर रहा है, मुझे पता है। अगर मैं सिनेमा हॉल में चला जाऊं तो वह यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों के बीच आने का उसे साहस नहीं होगा। मेरा सोचना ठीक था, वह शैतान नहीं आया। समय पूरा हो गया। जयेश नुरुला, तुमने सुना नहीं? ये कौन कह रहा है? चुप रहो। जयेश नुरुला ने अपना ध्यान थिएटर के पर्दे पर लगाया, लेकिन ये क्या? पर्दे पर भी वही भयानक चेहरा शैतान का।
डर के मारे वह अपनी सीट से उछल कर खड़ा हो गया। हमें ब्रीफ केस चाहिए अभी, समझे? क्यों भाई, क्या बात है? शायद पागल है, वे उसे नहीं देख पा रहे, वे उसका चेहरा पर्दे पर नहीं देख पा रहे। थिएटर से बाहर आकर जयेश निरूला उस राक्षस का इंतजार करने लगा। वे अब मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं, लगता है चले गए। ये भयानक जीव सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहे हैं? मेरे ही दिमाग में क्यों खलबली मच रही है? शायद ये सब मेरी दिमागी खौफ है। मुझे डॉक्टर के पास चलना चाहिए, इससे पहले कि मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो दूँ। बाद में मनोचिकित्सक के पास। कहीं मेरा दिमाग तो नहीं फिर गया डॉक्टर? नहीं, ऐसी बात नहीं। पहले मैं आपकी पूरी कहानी शांतिपूर्वक सुनना चाहूँगा मिस्टर नरूला। परिस्थितियों के मुताबिक आपको शैतानों के बारे में वहम समझ आता है। यह सब उसी एक्सीडेंट का नतीजा है जो शाम के समय आपके साथ हुआ, और इसके साथ ही इस ब्रीफकेस के प्रति भी आपकी भारी जिम्मेदारी है। इस भारी जिम्मेदारी की वजह से आपका भय आपके दिमाग में घुस गया है। मेरी सलाह है कि आप इस ब्रीफकेस को किसी जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों सौंप कर अपना दिमागी बोझ हटा लें, तब मेरे पास आएँ। धन्यवाद डॉक्टर निगम, मैंने आपको इतनी रात गई तकलीफ़ दी। जब जयेश निकला मनोचिकित्सक के ऑफिस से बाहर आया, वह काफ़ी बदलाव महसूस कर रहा था। डर का भार उसके सिर से उतरा हुआ लग रहा था और वह उस शैतानी चेहरे को याद करके अब हंस रहा था जो उसे बार बार नजर आ रहा था। डॉक्टर निगम ठीक कह रहे थे, जैसे ही मैं इस ब्रीफकेस से छुटकारा पालूंगा सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मैं भी कितना बेवकूफ़ था जो ये सोच रहा था कि शैतान मुझे परेशान कर रहे हैं। कॉफ़ी का एक कप मेरी थकावट दूर कर देगा। ताज़ा समाचार, अभी कुछ देर पहले मशहूर मनोचिकित्सक का उनके फ्लैट पर खून हो गया है। डॉक्टर निगम को अभी कुछ देर पहले कत्ल कर दिया गया। पुलिस अभी तक हत्या का कारण नहीं जान पाई है। डॉक्टर निगम का खून हो गया? इसका मतलब वह कुछ देर बाद ही कत्ल कर दिए गए, जैसे ही मैंने उनका ऑफिस छोड़ा। ज़रूर उन शैतानों ने ही उनका खून किया होगा, क्योंकि मैंने उनके बारे में उन्हें बताया था। समय ख़त्म हो गया जयेश। ओह, क्या कहा तुमने? ई! भयानक सपने की फिर से शुरुआत हो चुकी थी। जयेश नरूला भाग पड़ा, उसका गला खुश्क हो गया। ब्रीफ केस, इसे हमें सौंप दो जयेश। वे इसे कभी भी नहीं पा सकेंगे, कभी नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वे इसके पीछे हैं। डॉक्टर निगम मेरे दिमागी शैतान के हाथों ही मारे गए। ज़रूर कुछ कारण है। उन शैतानों को मेरा ब्रीफकेस चाहिए, वे जानते हैं इसमें क्या है। टैक्सी साहब? हाँ, मुझे विश्व शांति की शाखा पर ले चलो जल्दी। मैं विश्व शांति के किसी बड़े ऑफिसर को ब्रीफकेस दे दूंगा और उसे खतरे के बारे में भी आगाह कर दूंगा, भले ही वो मुझे पागल समझे। अगर वे शैतान विश्व शांति को खतरा पहुंचाने के लिए यह कागजात छीनना चाहते हैं और विश्व को खतरा है, तो अपनी जान देकर भी इन्हें बचाऊंगा। क्या बात है ड्राइवर, तेज चलो। मैं कह रहा हूँ तेज चलो, मैं जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। नहीं नहीं, दोबारा नहीं। टैक्सी की स्पीड तेज़ होती चली गई। जयेश निरूला समझ गया कि वह दूसरी तरफ जीवित नहीं पहुँच पाएगा। अब तो बस एक ही तरीका रह गया था, मुझे छलांग लगानी चाहिए। मेरी टांग बड़ी बुरी तरह जख्मी हो गई है, मैं बस जिंदा हूँ। ओह, पुलिस वाला, शुक्र है मैं बच गया। जयेश निरूला जैसे ही उसके पास पहुंचा, एक भय की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वही शैतानी चेहरा पुलिस वाले के रूप में उसके सामने था। ये भी उन्हीं में से एक है। वह मुझ पर झपट रहा है, लेकिन मैं उसके हाथ नहीं आने वाला। वह अपनी लंगड़ाती टांग का दर्द भी भूल गया और उनसे बचने के लिए ऐसे भागा जैसे भेड़िए से बचने के लिए भेड़ भागती है। दूसरी तरफ से और भी आ रहे हैं। मैं फंस गया, बचने का कोई रास्ता नहीं, क्या करूं? बस एक ही रास्ता है, और इसी निर्णय के साथ जयेश निरूला ब्रिज से कूद गया। उसने अपनी जान संसार की भलाई के लिए कुर्बान कर दी। उसने मौत को चुन लिया। समाप्त। हाथी का बदला। राजा किसी का भी खून कर सकता है, चाहे वह जानवर हो चाहे इंसान। उसे किसी का भय नहीं, क्योंकि वह कानून है। लेकिन जब राजा ने एक हाथी को मार डाला तो कहावत है कि हाथी और उसके महावत में बड़ा गहरा रिश्ता होता है। ऐसे ही एक महावत था श्याम सिंह और उसका हाथी रामू। रामू और श्याम सिंह बचपन से साथ साथ खेले बड़े थे। दोनों में बड़ा प्यार था। पहाड़ी जंगलों में श्याम सिंह अपने हाथी रामू के साथ काम करने जाता। सभी महावतों को अपने हाथियों से प्यार था, लेकिन जितनी ताकत श्याम सिंह के हाथी रामू में थी, शायद ही किसी दूसरे हाथी में हो। अकेला वह ट्रेन तक को उठा सकता था। रामू का जवाब नहीं, उसमें बला की ताकत है। उसमें 10 हाथियों जितनी ताकत है। राजा दुर्जन सिंह उसकी शक्ति देख अचंभित थे। वाह, कमाल का हाथी है, मैं इसे अपनी सेना में शामिल करूंगा। हर्रा, वाह, क्या ज़बरदस्त काम किया। तुम्हारे हाथी पर भगवान की कृपा है। सुनो महावत, राजा तुमसे बात करना चाहते हैं। राजा जी, मैं और मेरा हाथी सम्मानित हुए। अगर तुम मेरे यहाँ नौकरी कर लो तो ज़्यादा सम्मानित होगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथी को ऐसी ट्रेनिंग दिलवाऊंगा कि युद्ध में तुम दोनों कमाल करोगे। लेकिन महाराज, मुझे युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मुझे माफ़ करें। देखो, मना मत करो, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तनख्वाह दूंगा और रहने को मकान भी।
निमंत्रण के लिए शुक्रिया राजा जी, लेकिन मैं पैसे के लिए किसी की गुलामी नहीं करूँगा। इन दोनों को कैद कर लिया जाए। नहीं, इन दोनों का अकेला हो जाने दो, अकेला ही जाने दो। रात को महावत को दूर ले जाना और हाथी को ले आना, और फिर चांदनी रात को कुछ साएं हाथी और महावत की ओर बढ़े। याद रखना, पहले महावत को शांत करना है, जिससे वह अपने हाथी को हुक्म ना दे सके। अब इसे यहाँ से दूर ले चलो, जिससे इसका हाथी इसकी आवाज़ ना सुन सके। तब हाथी को पकड़ना आसान हो जाएगा। अचानक ही हाथी की आंख खुल गई। खतरे को भाप कर वह चिंगाड़ उठा। चिंगाड़! हाथी, ये तो पागल हो गया, गोली मार दो इसे। नहीं, रुको। ठाय! आई! ये तो मर गया। अच्छा हुआ ये मर गया, वरना मैं मर जाता। राजा चला गया। श्याम सिंह ने घृणा से नजर उठाकर उसे देखा। मैं उसे अपने हाथों से मारकर अपने दोस्त का बदला लूंगा, लेकिन कैसे? क्या मैं उस तक पहुंच पाऊंगा? ओह, एक अनोखी अनुभूति हो रही है। मेरे दिमाग में जैसे कुछ घूम रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारे विचार मुझ तक पहुंच रहे हैं रामू। ओह, ज़रूर बदला लिया जाएगा राजा से। और फिर कई हफ्तों के बाद जब राजा दुर्जन सिंह अपने महल के आंगन में टहल रहा था, तब इस कोहरे में कौन सोया हुआ है? कमाल है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। चिंगाड़! ओ नहीं, हे माँ काली, मेरी रक्षा करना। और फिर उस कोहरे में से जो आकृति निकली, उसे देखकर राजा की रूह तक कांप उठी। मेरा गला नहीं, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। क्या करूं? बचाओ! राजा जी, लगता है राजा जी को कुछ हो गया। इस चीख ने तो मेरा खून ही जमा डाला। और फिर जब कोहरा छटा, कोई हाथी इस तरह से किसी को कुचल सकता है? असंभव। हमने तो किसी हाथी को नहीं देखा। हाथी यहाँ आ ही नहीं सकता। तब ये पैरों के निशान किसके हैं? जल्दी से बंदूकें लाओ। अगर कोई जानवर हो तो उसे देखते ही गोली मार देना। जैसे जैसे बढ़ते चले गए, उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। हाथी के पैरों के निशान का आकार बदलने लगा। देखो, पैरों का आकार बदलता जा रहा है, छोटे होते जा रहा है, और इंसानी पैरों में बदल गए। और फिर आगे वह निशान खत्म ही हो गए, क्योंकि वह पैर पानी में पड़ चुके थे। हमारा काम पूरा हो गया रामू। सुना तुमने? और इसके बाद यह कहानी लोक कथा बन गई। किस तरह रामू हाथी की आत्मा ने अपने महावत श्याम सिंह के शरीर में घुसकर अपने कातिल से बदला लिया। वाकई महावत और उसके हाथी में अनोखा रिश्ता होता है। समाप्त। कीड़ों का दुश्मन। करण चौधरी के लिए यह एक युद्ध था, कीड़ों के साथ युद्ध। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहो। ऐसा लगता था जैसे कई पैरों वाला कोई नन्हा जीव शरीर पर रेंग रहा हो। दादी माँ, कोई कीड़ा मेरी कमीज में घुस गया है, कहीं मुझे काट ना ले। बेवकूफ़ मत बनो करण, जरूर कोई धागा ढीला हो गया होगा। इधर है, नहीं इधर है। अच्छे बच्चे बनो करण, ये तुम्हारे दिल का वहम है। कोई कीड़ा वगैरह नहीं है। अपना खाना खाओ, बिस्तर में घुस जाओ। शाबाश। नहीं दादी माँ, सुनो तो। वह सारी रात जागता रहा, उस नई कमीज को पहने हुए। ना तो वह हिल रहा था, ना सांस ले पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नन्हा कीड़ा उसके पैंट पर रेंग रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ इंतज़ार कर रही है कि वह हिले और वह चीज़ उसे काट ले। उसकी दादी ने सुबह देखा कि करण आंखें फाड़े सोया पड़ा है। उसका नन्हा शरीर अकड़ा पड़ा था। बड़ी विकट परिस्थिति थी। करण, ओह हे भगवान! ई! जब करण 5 साल का हुआ तो उसके पापा ने उसके जन्मदिन पर एक कुत्ता उपहार दिया। वाह, कितना प्यारा है! मैं इसका नाम रॉकी रखूँगा। दोनों खूब खेलते। रॉकी, और मैं मछली पकड़ने जा रहे हैं माँ। ठीक है, लेकिन खाने वक्त पर वापस आ जाना। लेकिन एक दोपहर जब करण ने रॉकी को पुकारा तो वह वापस नहीं आया। रॉकी, रॉकी कहाँ हो तुम? शायद वह भाग गया है। कोई बात नहीं, अपने आप वापस आ जाएगा। वह भागा नहीं है माँ, उसके साथ ज़रूर कोई घटना पेश आई है। करण ने कुत्ते को कई जगह तलाशा। रॉकी, क्या तुम अंदर हो? जल्द ही वह उसे मिला। रॉकी, लेकिन मरा हुआ। ओह रॉकी! लेकिन रॉकी को गौर से देखने पर करण की चीख निकल गई। उसकी खूबसूरत आँख की जगह छेद हो चुका था और सैकड़ों की तादाद में कीड़े उसमें से निकल रहे थे। तभी तुम्हें यह समझ जाना चाहिए बेटे कि रॉकी तुम्हारी लापरवाही से मरा है। तुम उसे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले गए। नहीं माँ, नहीं, ये सब उन कीड़ों की वजह से हुआ है। कोई भी बात उसकी समझ में नहीं आई, बस वह यही दोहराता रहा। कीड़े, ये सब कीड़ों की वजह से हुआ है। अब वह कभी किसी कीड़े के नज़दीक नहीं जाता था। यहाँ तक कि घर के पिछवाड़े उड़ने वाली तितलियों में से उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। बेटे, क्यों नहीं बाहर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलते? ना माँ, मैं यहीं ठीक हूँ। एक दिन पड़ोस की एक लड़की अप्पू करण से मिलने आई। तुमने क्या ले रखा है? ही, तुम्हारे लिए उपहार है। क्या है ये? पूरा जार जुगनुओं से भरा हुआ था। सभी तेज रोशनी छोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जार ना हो बल्कि तेज रोशनी का बल्ब हो। कीड़े, मुझे कीड़ों से नफरत है, समझी?
अरे देखो तो, जैसे मैंने हीरे की अंगूठी पहनी हो, प्यारी है ना? लाओ मुझे दिखाओ। गुस्से से भरे हुए उसने जार में हाथ डाला, उन कीड़ों को मसल डाला। अरे क्या कर रहे हो तुम? बात के लिए कुछ तो छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैंने। अब तो कर्ण का उद्देश्य यही बन गया, उसने कीड़ों के विरुद्ध युद्ध सा छेड़ दिया। और फिर 20 वर्ष की उम्र में इस बार ऐसा पदार्थ तैयार करूंगा जो हर तरह की कीड़े को मार डालेगा, चाहे वह हवा में उड़ता हो चाहे पानी में रहता हो। अब इसको परखा जाए। वाह, मैं कामयाब हो गया। अब तो कर्ण चौधरी ने बहुत बड़ी कंपनी स्थापित कर ली। वह ऐसी दवाएं बनाने लगा जो कीड़ों को मारती थी। जल्दी वह करोड़पति बन गया। ऑडोकास, कीड़े मारने की लाजवाब दवा। इस डिब्बे में ऐसी दवा है जो इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक कीड़े को मार डालेगी। 50 की उम्र में उसका लंबा चौड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसका कोई साथी नहीं था। हाय। जल्द ही वह स्वीटी से मिला। कहो, मदद चाहिए क्या? करण के लिए यह पहली नज़र का प्यार था। प्रिय, मैं तुम्हारी ज़्यादा सहायता नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी कंपनी कर सकती हूँ। मैं नई दिल्ली तक तुम्हें वापस ले जा सकती हूँ, जिससे मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा समय बिता सकूँगी। ओ स्वीटी, तुम बड़ी अच्छी हो। जल्दी ही स्वीटी के साथ करण को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और उसने शहर जाकर उसके साथ शादी कर ली। अब तुम दोनों पति पत्नी हो। जिस लड़की को अभी वह ठीक से जानता भी नहीं था, तुम मेरे घर से खूब प्यार करोगे प्रिय। मैं आज तक कहीं और नहीं रही। अगली सुबह ये मैं कहाँ गया? आह! क्या हुआ प्रिय? ओह, चिंता मत करो, मैंने उनमें से किसी को नहीं मारा। ये सब मरी हुई मिली थी मुझे। मैंने आज तक कभी किसी कीड़े को नहीं मारा, क्योंकि मैं जीव विज्ञान की छात्रा हूँ और कीड़ों से प्यार करती हूँ। अब वह उसके घर से भाग जाना चाहता था। उसका घर चिड़ियाघर था। मर्तबानों में कीड़ेपन थे, दीवारों पर कीड़े मकोड़े टंगे थे। ओ नहीं प्रिय, मैं न मरता हुआ नहीं देख सकती। वह उसे तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसे कानूनी सहायता मिल जाती और उसका सारा व्यापार समाप्त हो जाता। अब कोई चारा नहीं था। मैं और ज़्यादा नहीं सह सकता। अकेला अपनी अकेला अपनी परछती की वर्कशॉप में वह अपनी कार बड़ी तेज़ चलाती है। यह साइन बोर्ड छुटकारा दिलाएगा। रास्ता इधर है। मैं अपने दोस्त श्याम के घर जा रहा हूँ, भूलना मत, रात को 8 बजे तक आ जाऊँगा। ठीक है, मुझे भी अपनी सहेली के घर जाना है। यह बिल्कुल सही जगह है, अंधेरा भी होने वाला है। उसे पता ही नहीं चलेगा कि वह रास्ता मौत के मुंह में जाता है। उसकी कार की आवाज़ आ रही है। बस अब इंतज़ार खत्म हुआ। क्या? ये तो उसकी कार है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। अरे, ये बोर्ड तो गिरा पड़ा, लेकिन कैसे? क्या? दीमक? मच्छर? नहीं, दूर हटो, छोड़ो मुझे। यहाँ से भाग जाना चाहिए। वे मेरे पीछे पड़े हैं, खून पीने वाले कीड़े। ओह, उफ, एक और बोर्ड। शायद रास्ता इधर है। पेड़ नहीं। और फिर कीड़ों के इस दुश्मन का अंत हो गया। उस बोर्ड के ऊपर बैठे सैकड़ों जुगनू उड़ गए और बोर्ड खाली हो गया। इस तरह बदला लिया उन कीड़ों ने। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और हॉरर कॉमिक्स में किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।